Hello everyone, I'm Priya Nayak and you are most welcome on our channel Education. As you know that we are doing this CUET PG English Literature complete preparation only on our YouTube channel that is Education Pill. तो आप जानते हैं हम इसमें systematic and organized way में सारे ही lectures को cover कर रहे हैं that are given in your CUET PG English syllabus. इसके रिगार्डिंग में हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, एलिजाबेथन, सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम सभी कुछ कंप्लीट कर लिया है. एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद द रीस्टोरेशन पीरियड. अब जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं दैट वी आर डूइंग दिस प्रिपरेशन ऑन आवर चैनल and the classes will be uploaded on Monday, Wednesday and Friday at 7 p.m. If you are new to our channel, so do subscribe and hit the bell icon so that you will never miss an important update. अगर आपको कोई भी query है regarding your exam, if you need any kind of guidance, so you can simply call on this given number on your screen. इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की 2 लिंक्स मिल जाएंगी. पहला जो ग्रुप है इट इज फॉर आवर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स जहां पर उनको इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड होते हैं. एंड जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है, इट इज फॉर आवर सब्सक्राइबर्स जहां पर उनको क्लास रिलेटेड शेड्यूल में अगर कोई चेंज आता है, टाइम चेंज होता है किसी चीज का, तो वो सारी अपडेट आपको हमारे दूसरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती हैं. तो बिना अब वक्त जाया करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं विद टुडेज थॉट. एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट अ स्टार. एज यू नो कि हर क्लास में हम ये 5 एमसीक्यू करते हैं, 5 डेली एमसीक्यू. तो पिछले क्लास में मैंने आपको 5 जो क्वेश्चंस दिए थे, पहले आज हम उनका आंसर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम रीस्टोरेशन एज को स्टार्ट करेंगे. So our first question was, which political document signed in 1649 resulted in the execution of Charles I and the establishment of the Commonwealth? So it was the death warrant, जिसके तहत चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन हुआ था. Then came the second question, then comes the second question which says, who wrote the political pamphlet Leviathan advocating for absolute monarchy as a means of social order during the interregnum period? Is it John Locke, Hobbes, Harrington or John Milton? So the right answer here is option number B, that is John Thomas Hobbes. Then comes question number 3. Who is considered one of the major poets of the Civil War and interregnum age? So I told you कि John Milton को इस age का पर्याय भी माना जाता है. You can either say Civil War or the age of Milton. He is that important writer of this era. Then comes question number 4. Which political pamphlet written during the English Civil War advocated for the freedom of the press and became a landmark defense of individual liberties? तो आई एम श्योर जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला क्लास किया होगा उनको याद होगा दैट इट इज एरियोपेजिटिका रिटन बाय जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन का एरियोपेजिटिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है because it talked about the freedom of the press. So this is option number C. Then comes question number 5. Who, despite being a physician, is remembered for his prose work, The Anatomy of Melancholy, exploring human emotions and mental states during the Civil War and interregnum? Is it A. Robert Burton, B. John Bunyan, C. Jeremy Taylor, or is it D. Thomas Fuller? So it is option number A, Robert Burton. अब इसी के साथ हमारा सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड खत्म होता है एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं रीस्टोरेशन एज. तो देखिए सबसे पहले इस शब्द को आपको समझना है. रीस्टोरेशन, इसका मतलब है कि किसी चीज का रीस्टोरेशन हो रहा है. कोई चीज है जो खत्म हो गई थी और अब वो दोबारा से आ रही है. तो ये एज क्यों रीस्टोरेशन एज है? बिकॉज यहाँ पर चार्ल्स टू जो हैं वो मोनार्की का रिस्टोरेशन करते हैं एंड दिस एरा मार्क्स फ्रॉम 1660 टू 1700 AD. सबसे पहला अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मेजर इवेंट्स देखें, सो द फर्स्ट थिंग इज मोनार्की रिस्टोरेशन.
एज आई जस्ट टोल्ड यू, चार्ल्स टू जो है वो मोनार्की को रीस्टोर करते हैं। इनके पहले थे ओलिवर क्रॉमवेल जो कि एक अच्छे लीडर थे, जिनकी वजह से ये जो पीरियड था इसके पहले वाला वो पार्लियामेंटेरियंस द्वारा चलाया जा सका। उसके बाद उनके बेटे आते हैं जो कि ओलिवर क्रॉमवेल की तरह उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, और इसी बात का फायदा उठाते हुए चार्ल्स टू जो है वो मोनार्की को रिस्टोर कर लेते हैं। एंड इट मार्क्स द एंड ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर एंड द कॉमनवेल्थ पीरियड। So first thing is monarchy restoration. The second major event that happened was the end of Commonwealth. अब जैसे ही monarchy restore हुई, कॉमनवेल्थ पीरियड जो ओलिवर क्रॉमवेल का रूल था वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, और इस तरीके से एक इंग्लैंड में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। देन द थर्ड पॉइंट इज कल्चरल फ्लरिशिंग। अब हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से थिएटर, लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, हर चीज पर एक एक बंदिश आ गई थी। people were not free to express their thoughts, they were not free to write whatever they wanted, and that is why restoration की वजह से writers को भी एक sense of freedom मिला, they could finally write what they wanted। इस टाइम पीरियड के इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक थे जॉन ड्राइडन। इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि इस एज को एज ऑफ ड्राइडन या फिर रिस्टोरेशन एज का दूसरा नाम ही एज ऑफ ड्राइडन माना जाता है। इस टाइम पीरियड पर अपार्ट फ्रॉम द फेमस राइटर्स हमको दो बहुत ही फेमस डायरिस्ट्स देखने को भी मिलते हैं, सैमुअल पेपिस एंड जॉन एवलिन। ये दोनों जो डायरिस्ट हैं दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द रीजन बीइंग उनकी डायरी की वजह से हमें उस टाइम पीरियड के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनके बारे में पता चलता है। सैमुअल पेपिस जो उस वक्त के की फिगर थे, उन्होंने अपनी डेली लाइफ लिखी, और डेली लाइफ अपनी पर्सनल लाइफ लिखने के साथ साथ इंग्लैंड में उस वक्त जो मेजर इवेंट्स हो रहे थे उनको भी लिखा, and that is why his diary is very famous and important. Then political changes। तो अब स्टेबिलिटी के अलावा भी इस टाइम पीरियड में काफी सारे चेंजेस को देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल टेंशन एंड फैक्शनल डिस्प्यूट्स। अब देखो अभी अभी कॉमनवेल्थ एरा खत्म हुआ है, बट ऐसा तो नहीं है कि सारे जो ओलिवर क्रॉमवेल के जो आप कह सकते हैं भक्त थे वो सारे मिट गए होंगे अचानक से, ऐसा तो नहीं रहा होगा। सो देयर वर पीपल हु वर अपोजिंग चार्ल्स टू। तो इस तरीके से काफी सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस भी चल रहे थे। अब रिस्टोरेशन एरा में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे अच्छा काम हुआ वो था रीओपनिंग ऑफ द थिएटर्स। सो व्हाइल डिस्कसिंग द सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो थिएटर्स को बंद करा देते हैं, और इस एरा के शुरुआत में ही जो सबसे पहला अच्छा काम होता है वो था द रीओपनिंग ऑफ द थिएटर्स, विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। अब है साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो इस टाइम पीरियड में ना सिर्फ साइंटिफिक बल्कि फिलोसफिकल दोनों तरीके की जो प्रोग्रेस है वो आपको देखने को मिलेंगी। पीपल वर नाउ मूविंग टू लॉजिक, दे वर टॉकिंग अबाउट रीजन, है ना। तो वो जो पहले से नॉर्म्स सेट थे अब उनसे दूर वो लॉजिक की तरफ जा रहे थे, वो रीजन पर बेस्ड बात करना पसंद कर रहे थे। ठीक है, तो ये था इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस टाइम पीरियड का जो सबसे मेजर हिस्टोरिकल इवेंट हुआ वो था ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इट वॉज अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन यू कैन से। तो यहाँ पर हुआ क्या कि 1688 की बात है जब ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है। इट वॉज अ bloodless political and constitutional upheaval in England. And why bloodless इसीलिए क्योंकि ये पूरा लड़ाई भी हो जाता है एंड यहाँ पर वो खून खराबा नहीं होता है जो जनरली हमें किसी वॉर में देखने को मिलता है। स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है कि पहले आपने देखा कि चार्ल्स टू रहते हैं, अब फिर उसके बाद जेम्स टू आ जाते हैं राजगद्दी पर। जेम्स टू ना ज्यादा पॉपुलर थे नोबल्स के बीच में, डिग्निटरीज के बीच में, ना ही ज्यादा पॉपुलर थे पार्लियामेंट के बीच में।
और इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। James II's Catholicism and attempts to increase royal power led to growing discontent among Protestant nobles and parliament. अब यहाँ पर जब इनसे कोई खुश नहीं था तो लोग क्या करते हैं, विलियम ऑफ ऑरेंज को इनविटेशन देते हैं कि आप आइए और लड़ाई करिए। विलियम ऑफ ऑरेंज कौन थे, इनके दामाद जी थे। अब अपने दामाद से अगर लड़ाई हुई और अगर हरा भी दिया तो कहीं ना कहीं लॉस तो मेरे ही परिवार का होगा। ये सोचते ही जेम्स टू, ये सोच के कि मेरा सन इन लॉ और उसकी वाइफ मैरी इन सब के अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं है, अपने परिवार के अगेंस्ट जाने का मतलब नहीं है, और इसीलिए जेम्स टू फ्रांस चले जाते हैं, ब्लडशेड वो अवॉइड करते हैं। तो ये था पूरा ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। इसका डेट 1688 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना है। अब देख लेते हैं इस टाइम पीरियड के लिटरेरी फीचर्स। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो सटायर एंड विट। जैसे कि मैंने पहले ही राइटर का नाम जो लिया, जॉन ड्राइडन, उनके वर्क्स में भी आपको काफी सटायर एंड विट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी इस वक्त की जो फेमस कॉमेडीज लिखी गई, जिन्हें हम रिस्टोरेशन कॉमेडीज के नाम से भी जानते हैं, उनमें भी आपको रेगुलरली द यूज ऑफ सटायर एंड विट देखने को मिलेगा। देन हीरोइक कपलेट, इसका डेवलपमेंट भी हमको देखने को मिलता है। जॉन ड्राइडन ने इसका बहुत यूज किया है अपने वर्क्स को लिखते हुए। फिर क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस। अब देखो, चार्ल्स टू रीस्टोर करता है, पर जब वो रीस्टोरेशन नहीं किया था उसके पहले के एज में वो कहाँ था, तो वो एग्जाइल पर था। और वो जब इधर उधर वर्ल्ड में जाता है तो काफी सारे क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ता है। फिर वो इंग्लैंड वापस आता है, ओलिवर के बेटे को हराता है और रीस्टोर कर लेता है। अब राजा जो है इंग्लैंड का, वो इधर उधर से क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ के आया है। अब राजा को अगर इम्प्रेस करना है तो उसके टेस्ट से रिलेटेड वर्क लिखने पड़ेंगे। तो आपको इस टाइम पीरियड पे काफी जो वर्क है उनका इंस्पिरेशन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर में देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि उस वक्त के जो राइटर्स थे वो कहीं ना कहीं अपने राजा किंग चार्ल्स टू को इम्प्रेस करने के लिए ये यूज कर रहे थे, इसीलिए वो इस तरीके के वर्क्स लिख रहे थे। फिर सोशल ऑब्जर्वेशन में बेस्ट एग्जाम्पल है डायरिस्ट सैमुअल पेप्स एंड जॉन एवलिन का, जिन्होंने उस टाइम पीरियड के जो मेजर इवेंट्स थे उन सभी को ऑब्जर्व करके अपनी डायरीज में लिखा। देन कम्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एज यू नो दैट रिस्टोरेशन कॉमेडीज पूरे इंग्लिश लिटरेचर में सबसे फेमस कॉमेडीज मानी जाती हैं। जैसे बेन जॉनसन थे जो एक अलग ही कैटेगरी क्रिएट कर दिया था उन्होंने, दी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, है ना। इसी तरीके से जो रिस्टोरेशन कॉमेडीज थी, द रिस्टोरेशन राइटर्स वर मोस्टली राइटिंग कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब होता है कि लोग कैसे उठते बैठते खाते पीते सोते, मतलब जो उनकी लंदन डेली लाइफ थी उसको, उसके मैनरिज्म को ऑब्जर्व करके फिर उसमें सटायर और विट डाल के कॉमेडी क्रिएट करना। तो यहाँ के फेमस प्ले राइट्स थे जैसे कि विलियम कॉन्ग्रीव हो गए। खैर विलियम कॉन्ग्रीव तो यू कैन से मोस्ट फेमस थे। इसके अलावा जॉर्ज फर्कुहार, ही वाज आल्सो वेरी फेमस रिस्टोरेशन कॉमेडियन, राइट। फिर विलियम वाइचर्ले हैं। तो ये सभी लोग काफी फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखने वाले राइटर्स थे। बट यस, द मोस्ट फेमस वन इज विलियम कॉन्ग्रीव। देन पॉलिटिकल सटायर्स मेनली जो पावर डायनेमिक्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, इनकी बात किया करते थे। फिर फिलोसॉफिकल प्रोज, एज आई अर्लियर मेंशन कि साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल प्रोज दोनों का ही डेवलपमेंट तेजी से हो रहा था। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज जॉन लॉक। थिएट्रिकल इनोवेशन, क्योंकि अब थिएटर्स ओपन किए जा चुके थे तो अब अगेन वो चीजें जो कहीं ना कहीं सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड में दब चुकी थी, अब वो दोबारा से वापस आ रही थी। पीपल वर अगेन मूविंग टूवर्ड्स वॉचिंग सिनेमा, दे वर वॉचिंग थिएटर्स, दे वर वॉचिंग प्लेस। इसकी वजह से थिएटर की पॉपुलैरिटी जो कहीं ना कहीं सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड में दब गई थी, इस पीरियड में अब वो वापस आ जाती है। Now we will be discussing the major writers
the writers and their major works of Restoration era. So, the first and famous writer is John Dryden. ये एक prominent English poet, playwright, literary critic थे. He was born in Nottinghamshire, England, and he died at Cambridge. No, he was educated. He was educated in Cambridge, and then he died. But before dying, he wrote some really very famous works. तो इनका जो लाइफ स्पैन था उसमें उन्होंने कुछ इतने वर्क्स लिखे हैं कि जॉन ड्राइडन और इस टाइम पीरियड के जो बाकी राइटर हैं उनके वर्क्स बराबर हैं. इन्होंने इतना एक्सटेंसिवली लिखा है, इन्होंने इतने ज्यादा वर्क्स को लिखा है. सो बायोग्राफी में you can just remember that he was educated at Westminster School and then later at Trinity College, Cambridge. Now we will be seeing the major works written by him. So I have categorized it. If I talk about the poetry, तो इनका सबसे famous वर्क है Heroic Stanzas 1658. जो famous वर्क है उनका dates मैं आपको बताती रहूंगी. It was a poem which was written on the death of Oliver Cromwell. ये एक लाइन जो है ये आप याद रख लें. फिर Annus Mirabilis. Annus Mirabilis एक epic poem थी which talked about the events of the year 1666, including the Great Fire of London. Annus Mirabilis. तो इससे कुछ आप एक एग्जाम्पल सेट करके याद कर लीजिएगा कि ये ग्रेट फायर ऑफ लंदन से रिलेटेड है. एंड हीरोइक स्टेंजास ओलिवर क्रॉमवेल से. कुछ ऐसे याद रख लीजिए कि हीरोइक स्टेंजास, तो उस वक्त का सबसे फेमस हीरो कौन था? ओलिवर क्रॉमवेल. उसके बाद आए चार्ल्स टू, उसके बाद आए, बट उसके पहले कौन थे? ओलिवर क्रॉमवेल. देन एब्सलम एंड एचिटोफेल 1681. ये एक सटायरिकल पोएम थी allegorizing the events of the popish plot. If I talk about the drama, so the first and most famous one is the Indian Emperor. Yes, the Indian Emperor is written by John Dryden. बहुत ही famous question है ये जो पहले भी पूछा जा चुका है. It's a tragic play set in Mexico and explored the themes of love and power. इसके बाद है All for Love. ये क्यों important है? Because it is based on the story of Antony and Cleopatra, and ये एक important point है जो आपको याद रखना है. Then Don Sebastian. It is a tragicomedy inspired by Spanish history. इसके बाद देखते हैं प्रोज. तो प्रोज में सबसे फेमस वर्क है ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668. आई होप आपको ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल पता होगी. मैं नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. ये जो वर्क है इट वाज, पहली चीज तो एक क्रिटिकल वर्क है एंड इन दिस वर्क ही डिफेंडेड इंग्लिश ड्रामा अगेंस्ट दी फ्रेंच नियोक्लासिकल प्रिंसिपल्स. इसके मेनली 4 कैरेक्टर्स थे, ठीक है? यूजाइनस, लिसिडियस, क्राइट्स एंड निएंडर. क्वेश्चन पूछा जाता है कि निएंडर की भूमिका कौन निभा रहे थे. तो जो निएंडर है, द कैरेक्टर ऑफ निएंडर वाज बेस्ड ऑन जॉन ड्राइडन हिमसेल्फ. तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें. फिर है डिस्कोर्सेस कंसर्निंग सटायर एंड एपिक पोएट्री 1697. ये क्रिटिकल एसेस का एक कलेक्शन था. इट वाज बेस्ड ऑन वेरियस लिटरेरी फॉर्म्स. अब इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हेन डिड ही बिकम द पोएट लॉरिएट. तो शायद आपको पता होगा दैट ड्राइडन वाज द ऑफिशियल फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड and he became poet laureate in 1668. He was a central figure in the literary and political circles of his time period. जॉन ड्राइडन के बाद आते हैं जॉन एवलिन. एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि ये एक बहुत ही फेमस डायरिस्ट थे और इन्हें इनकी डायरी के लिए ही जाना जाता है. He was well educated and he studied from Balliol College, Oxford. He was a diarist, best known for his extensive diaries, जो 17th century की valuable insights हमको provide करती हैं. उनकी डायरी जिसका टाइम पीरियड है 1640 to 1706, it covers various aspects of his life including political, society and personal reflections. तो डायरी में पर्सनल रिफ्लेक्शंस आपको सबके देखने को मिलेंगे, बट जॉन एवलिन एंड सैमुअल पेपेस इसीलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनकी डायरी की वजह से हमको उस टाइम के इंग्लैंड में जो फेमस इवेंट्स हो रहे थे, जो मेजर इवेंट्स हो रहे थे, उनके बारे में हमको
पता चलता है। देन अगर हम इनके अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, सो horticulture, there are some horticultural contributions because he has also authored Silva or a discourse of forest trees in 1664. हालांकि ये उनका उतना मेजर वर्क नहीं है, सबसे ज्यादा उन्हें जाना जाता है उनकी डायरी के लिए ही। इसके अलावा इन्होंने एक फिलोसफिकल वर्क भी लिखा था, फ्यूमी फ्यूजियम, इन 1661, एड्रेसिंग द इशू ऑफ एयर पॉल्यूशन इन लंदन। तो आप देख सकते हैं वो एक इंग्लिश डायरिस्ट थे, हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, एंड ही वाज आल्सो द मोस्ट फेमस राइटर्स ऑफ दैट टाइम पीरियड। Moving on to the next famous writer, we have Samuel Pepys, 1633 to 1703. ये भी एक prominent English naval administrator थे, member of parliament थे, but सबसे ज्यादा famous, as I mentioned earlier, he is most famous for his diary. He is best known for his extensive diary which he kept from 1660 to 1669. It provides a detailed and vivid account of his life, including events like the Great Fire of London and the Plague. Now comes Jeremy Collier. तो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज्यादा वर्क्स फेमस नहीं होंगे, बट जो वो एक आध वर्क भी लिखते हैं वो उनसे उसी वर्क से क्वेश्चन आता है, द वर्क इज दैट इम्पोर्टेंट। तो जेरेमी कॉलियर जो है, इनका भी एक ही वर्क है इतना ज्यादा फेमस, एंड द नेम ऑफ दैट वर्क इज अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। डेट इसका याद रख लीजिएगा, 1698। ये इनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्क था। दिस वर्क क्रिटिसाइज्ड द इमोरलिटी एंड इनडिसेंसी इन रीस्टोरेशन ड्रामा। तो इन्हें आप एक क्रिटिक के रूप में याद कर सकते हैं। He also attacked playwrights like William Congreve and John Dryden. Then comes William Dampier. I guess William Dampier जैसे राइटर्स को याद रखना सबसे इजी है, बिकॉज इन्होंने सिर्फ एक जॉनर में ही अपने वर्क्स को लिखा है। ये एक इंग्लिश एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे, एंड इसीलिए इनके जो सबसे ज्यादा वर्क्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही जो वर्क्स हैं, दे आर अराउंड वॉयजेस। वॉयजेस के अराउंड क्यों है? क्योंकि जैसे कि मैंने ये पहले भी बताया, ये एक बहुत ही फेमस English explorer थे, and he was a navigator, and that is why he wrote these works which revolves around voyages. इनके सबसे significant works में से एक है A New Voyage Round the World 1697. यहाँ अगर आप डेट नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, but what you need to remember here is कि इनके जो वर्क्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं voyages के अराउंड हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा Voyages and Descriptions 1699, then A Discourse of Winds, and last but not the least A Supplement of the Voyage Round the World. तो आप इनके में बस ये याद रखिएगा कि इनके जो मोस्टली वर्क्स थे, they were written around voyages. कुछ वर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे तो मैंने अपना वीडियो हटा लिया है। I hope now everything is clear. If you want, you can take a screenshot. Okay? अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो विलियम डैम्पियर में आप ये चीजें कुछ याद रखिएगा। यहाँ पर A New Voyage Round the World, Voyages and Descriptions, A Discourse of the Winds, Supplement of the Voyage, मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे, Voyage, 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 तो इससे आप विलियम डैम्पियर को याद रख सकते हैं। His contribution to natural history was substantial as he made detailed observations of the flora, fauna and indigenous people during his voyages. तो जब भी आप घूमते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत माइन्यूट डिटेल्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। इन्होंने भी कुछ वैसा ही किया, एंड देन ही रोट हिज वर्क, और उनका जो भी उन्होंने घूमा, जो भी उन्होंने सीखा, वो उनके वर्क्स में हमको झलकता है, वो हमें देखने को मिलता है, उनका डीप एंड कीन ऑब्जर्वेशन। Then John Wilmot. He is just like those writers जिनका एक ही वर्क important होता है। इनका भी सबसे फेमस वर्क है A Satire Against Reason and Mankind 1679। ये एक important वर्क है,
It was an influential satirical poem critiquing human nature and society. इसके बाद आते हैं थॉमस राइमर। थॉमस राइमर एक लिटरेरी क्रिटिक एंड हिस्टोरियन थे, जिनको जाना जाता है इनके 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी में रिटन वर्क्स के लिए। अगर हम बात करें इनके वर्क्स की तो इनके दो वर्क सबसे फेमस है एंड इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है मैं मार्क कर देती हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय हिम। The name of that work is The Tragedies of the Last Age Considered, 1678. It is a critical work focused on the decline of English drama during the 17th century. The Tragedies of the Last Age Considered. तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस वर्क को लिखते वक्त उनके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सारी चीजें अब डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, बट ही डिड नॉट नो कि आगे जाकर रिस्टोरेशन होगा और चीजें जो हैं दे विल बी बैक टू इट्स फॉर्म। तो आप इतना याद रखिए कि ये जो क्रिटिकल वर्क है इट टॉक्ड अबाउट द डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश ड्रामा ड्यूरिंग द 17th century. Then A Short View of Tragedy, 1693. ये one of the most significant works है written by him where he criticized the contemporary English playwright. तो आप इतना याद रख लीजिए कि थॉमस राइमर एक लिटरेरी क्रिटिक थे। कभी वो ड्रामा को क्रिटिक करते थे तो कभी वो ड्रामेटिस्ट को क्रिटिक किया करते थे। अब हम देख लेते हैं इस टाइम पीरियड के फेमस ड्रामेटिस्ट। तो द फर्स्ट वन इज थॉमस शेडवेल। जब मैं अपनी तैयारी के लिए इनको पढ़ रही थी तो मैंने पाया कि ये उनमें से थे जो हमेशा अपने टाइम पीरियड के लोगों के साथ बहुत खफा टाइप के थे, सभी को क्रिटिक करते थे, सभी पर अपने लिटरेरी वर्क से अटैक किया करते थे। ये एक बहुत अच्छे सटायरिस्ट भी थे। So he was an English playwright and poet of the Restoration period. He gained prominence for his comedies and satirical works. Just as I told you कि ये क्या करते थे, he used to target individuals and the societal norms और इसी की वजह से ये ज्यादा सुर्खियों में आया करते थे। इनके सबसे important works हैं The Sullen Lovers, 1668, ये इनका पहला प्ले था and it was a comedy. फिर एप्सम वेल्स, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम। सो इट वाज अ कॉमेडी दैट सटायराइजेस फैशनेबल सोसाइटी। अ ट्रू विडो, 1679, ये भी एक सक्सेसफुल कॉमेडिक प्ले था। एंड देन कम्स द लंकाशायर विचेस, 1682, ये एक ट्रेजाई कॉमेडी थी। अब इसमें से इन चारों में से दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, एक है द सलन लवर्स एंड द सेकंड वन इज द लंकाशायर विचेस। ये दोनों इनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हैं एंड ये दोनों ही वर्क के नाम आपको याद होने ही चाहिए, दे आर दैट इंपॉर्टेंट। चलिए फिर है जॉर्ज एथरिज। जॉर्ज एथरिज एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे। इनके सबसे ज्यादा जो फेमस वर्क है वो है द कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब, 1664, ये इनका पहला प्ले था और इसके क्लेवर डायलॉग्स और सोशल सटायर के लिए से जाना जाता है। फिर है शी वुड इफ शी कुड, ये भी एक कॉमेडिक प्ले था विच एक्सप्लोर्ड द थीम ऑफ सेक्सुअल इंट्रीग, पॉपुलर फॉर इट्स रिस्क ह्यूमर। फिर है द मैन ऑफ मोड, 1676। एथरेज का सबसे फेमस वर्क इसी को माना जाता है, ये एक शार्प सटायर था ऑफ फैशनेबल सोसाइटी इन रिस्टोरेशन लंदन। अगर हम इनके प्लेस के कैरेक्टर्स की बात करें तो इन्हें जाना जाता है सबसे ज्यादा शार्प विट, इंट्रिकेट प्लॉट्स एंड ऑल्सो ही डिपिक्टेड द अपर क्लास सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। तो इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। फिर है विलियम वाइचरले। विलियम वाइचरले का एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। इनका एक वर्क है द कंट्री वाइफ और ऑप्शन में हमेशा आएगा विलियम कॉन्ग्रीव एंड विलियम वाइचरले। हमेशा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मार्क विलियम कॉन्ग्रीव हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी में। तो ऐसे आपको काम नहीं करना है, आपको अच्छे से धैर्य रखकर चारों ऑप्शंस रीड करने हैं, उसके बाद ही आपको आंसर टिक करना है। तो विलियम वाइचरले जो थे, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, ही डाइड इन लंदन। इनके मेन वर्क्स आपको याद रखने हैं। पहला है लव इन अ वुड, ये इनका डेब्यूट प्ले था एंड इट वाज अ कॉमेडी। इसके बाद है द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर, 1671,
ये एक कॉमेडी थी विच कंबाइंड डांस एंड सटायर। फिर है द कंट्री वाइफ, ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है एंड आपको ये वर्क याद रखना ही रखना है। फिर है द प्लेन डीलर 1676, ये एक और सक्सेसफुल कॉमेडी था विच इज नोन फॉर हिज विट एंड ह्यूमर। इसके बाद जॉर्ज फर्कुहार आते हैं। जॉर्ज फर्कुहार के सीधे आप वर्क्स का नाम याद रख लीजिएगा। ये वर्क्स के नाम जो हैं रिस्टोरेशन कॉमेडीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इस टाइम पीरियड के जो ड्रामेटिस्ट हैं आपको उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जॉर्ज फर्कुहार का सबसे फेमस वर्क है लव एंड अ बॉटल, फिर द कॉन्स्टेंट कपल, द रिक्रूटिंग ऑफिसर एंड द ब्यूक्स स्ट्रेटेजिम। तो चलिए इसे एक स्टोरी के सहारे याद करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिक्रूटिंग ऑफिसर था जिसकी पत्नी का नाम था ब्यूक्स, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, तो ब्यूक्स। अब वो दोनों मिलके कांस्टेंट कपल बन जाते हैं, तो दी कांस्टेंट कपल, और फिर वो एक बॉटल में प्यार भरते हैं, लव इन अ बॉटल। तो हमें जॉर्ज फर्कुहार के वर्क्स को कुछ इस तरीके से याद करना है दैट जॉर्ज फर्कुहार जो थे वो एक रिक्रूटिंग ऑफिसर थे, तो द रिक्रूटिंग ऑफिसर, उसके बाद उनकी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड थी, तो द ब्यूक्स स्ट्रेटेजिम। इसके बाद वो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, कांस्टेंट कपल, एंड देन वो लोग एक बॉटल में प्यार भर लेते हैं, सो लव एंड अ बॉटल। आई होप इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, आपको इस तरीके से इसे याद करना है। Moving on to the next writer, we have John Vanbrugh, born in London, trained as an architect and a playwright. अब अगर हम जॉन वैनब्रू की बात करें तो जस्ट लाइक जॉर्ज फर्कुहार, इनके भी वर्क्स का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पहला है इंपॉर्टेंट वर्क दी रिलैप्स 1696, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स था। और कॉले किब्बर का एक वर्क है लव्स लास्ट शिफ्ट, उसका ये सीक्वल था। इट क्रिटिकली acclaimed for its wit and satire. Then we have The Provoked Wife, ये एक satirical comedy थी on marital relations। आप देखिए कि वो लोग कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिख रहे थे, तो उस टाइम पीरियड के जो प्रोमिनेंट थीम्स हुआ करती थी वो कुछ इसी तरीके की हुआ करती थी, मैरिज, लव अफेयर, लव ट्राइंगल, इन्हीं सब टॉपिक्स पर उस टाइम पीरियड के जो वर्क्स हैं वो होते थे। फिर है द कॉन्फिडरेसी, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था विद चार्ल्स किबर एंड इट वाज अ सक्सेसफुल कॉमेडिक प्ले। कुछ याद नहीं रखना है आपको, तीन चीजें बस याद रखनी है, द रिलैप्स, द प्रोवोक्ड वाइफ एंड द कॉन्फिडरेसी। बस ये नाम याद रख लीजिए, वैनब्रू के बारे में इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है कॉले सिब्बर और कॉले किब्बर, वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल हिम, इनके भी सिर्फ वर्क्स के नाम ही याद रखने हैं। So the first one is Love's Last Shift, फिर है The Careless Husband। ये दोनों इनके इम्पोर्टेंट वर्क है, ये दोनों ही सक्सेसफुल कॉमेडी थी। इसके बाद है थॉमस ऑटवे। थॉमस ऑटवे के ही दो फेमस वर्क है, वीनस प्रिजर्व एंड दी ऑर्फेन। तो आप देखिए इनके वक्त नाम याद रख लेंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई थिंक कि पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जस्ट गिव मी सम टाइम। यस, सो यहाँ तक हमने थॉमस ऑटवे को कर लिया है, कॉले किबर। देखिए इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये राइटर का नाम है, एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे जिन्हें अपने ब्रीफ बट इम्पैक्टफुल करियर के लिए जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर आई गेस कुछ मिसिंग पार्ट है ना, तो हम लिख देते हैं दिस इज विलियम कॉन्ग्रीव। ओके, सो दिस इज विलियम कॉन्ग्रीव। इनके मेजर वर्क्स देखें तो सबसे पहला है द ओल्ड बैचलर, देन द डबल डीलर, लव फॉर लव, द मॉर्निंग ब्राइड, द वे ऑफ द वर्ल्ड। बात कर लेते हैं इनके वर्क्स के बारे में डिटेल में, क्योंकि ये इस टाइम पीरियड के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट राइटर थे।
तो सबसे पहले मैं बता दूं उनका सबसे फेमस वर्क जो है द वे ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया लोग विलियम कॉन्ग्रीव और विलियम वाइटशर्ले में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं बोलना है और नहीं होना है। द वे ऑफ द वर्ल्ड इनका बेस्ट वर्क माना जाता है। ये एक कॉमेडी थी एक्सप्लोरिंग सोशल इश्यूज। इसमें ऑलमोस्ट सारे सोशल इश्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी का इश्यू हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, सभी कुछ आपको द वे ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिल जाएगा। तब आप ऐसे याद रख लीजिए कि एक ओल्ड बैचलर था, वो डीलर का काम करता था, उसे प्यार हो जाता है एक मॉर्निंग ब्राइड से और फिर वो अपनी दुनिया बना लेते हैं। सो दी ओल्ड बैचलर, वो एक डीलर था, दी डबल डीलर, उसे प्यार हो जाता है, लव फॉर लव किससे होता है, एक मॉर्निंग ब्राइड से। सो दी मॉर्निंग ब्राइड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो अपना खुद का घर बना लेते हैं। सो द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद आती है एफ्रा बेन। एफ्रा बेन जो है वो इसीलिए जानी जाती है बिकॉज शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू अर्न हर लाइवलीहुड थ्रू हर राइटिंग्स। ये पहली प्रोफेशनल फीमेल राइटर्स में से एक थी एंड दैट इज वाई शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो जिक्र है वो आगे आने वाली फेमिनिस्ट राइटर लाइक वर्जीनिया वुल्फ और भी राइटर्स जो है वो उनका जिक्र करती हैं। बट यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज वर्जीनिया वुल्फ, जो आगे आने वाली राइटर्स में से एक हैं और एफ्रा बेन को ऑफन अपने वर्क्स में डिस्कस करती हैं। अब अगर हम बात करें एफ्रा बेन के वर्क्स की, तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है ओरोनोको। ये एक नॉवेला है विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश नॉवेल्स। हालांकि देखो, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश नॉवेल्स ये याद रखिएगा, क्योंकि आप इसे नहीं कह सकते कि ये पहला इंग्लिश नॉवेल था। ऐसे तो डेनियल डेफो के रॉबिन्सन क्रूसो को भी पहला इंग्लिश नॉवेल कंसिडर किया जाता है। तो ओरोनोको was one of the earliest English novels. It addresses issues of race, slavery and colonialism. इसके बाद है The Rover. It was a popular and influential restoration comedy. फिर The Forced Marriage, ये इनका earliest plays में से एक था and it explored the themes of love, power and societal expectations. इनके जो वर्क्स हैं उनमें मेनली सेम थीम्स हुआ करती थी। इनकी जो थीम्स हैं वो कुछ ऐसे होती थी कि पहले कभी ये जेंडर रोल्स पर बात करती थी, विमेन सेंट्रिक इनके वर्क्स हुआ करते थे, विमेन को समाज में क्या क्या फेस करना पड़ता है इसके बारे में ये अक्सर अपने वर्क में बात करती थी। पावर डायनेमिक्स कैसे बटा हुआ है, कैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी में लोग रहते हैं, इन सारी चीजों पर ये अपने वर्क में बात करती थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मिस्टर जॉन गे। जॉन गे अपने रूरल सेटिंग के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। इनका जो सबसे फेमस वर्क है वो है द बेगर्स ओपेरा। द बेगर्स ओपेरा 1728। ये ग्राउंड ब्रेकिंग बैलेड ओपेरा था विच सटायराइज्ड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। It was contributed to the it contributed to the evolution of musical theatre. ऑलराइट, इसके अलावा दी शेफर्ड्स वीक, मैंने बताया ना रूरल सेटिंग रहती थी, तो जनरली रूरल, पेस्टोरल, शेफर्ड, ये सब वर्क आपको सिनोनिम्स के रूप में देखने को मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। सो दी शेफर्ड्स वीक 1714, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ 6 pastorals which satirized rural life and society. Then there is Trivia or the Art of Walking the Streets of London 1716. It was a satirical poem highlighting the chaps of London street, the chaos of London street. तो ट्रिविया से याद रखिए लंदन स्ट्रीट का chaos, शेफर्ड्स वीक रूरल सेटिंग को सटायराइज करना, एंड बेगर्स ओपेरा, ओपेरा आप समझते हैं ना, काइंड ऑफ म्यूजिकल सेटिंग एंड ऑल, तो उसी तरीके से आपको बेगर्स ओपेरा याद रखना है एज अ ग्राउंड ब्रेकिंग बैलेड ओपेरा विच सटायराइज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। Now we will be looking into today's 5 daily MCQs जिसके आंसर आपको देने हैं comment section में. So the first question is, who wrote the famous comedy The Way of the World? Then comes the next question, who is credited with popularizing the heroic couplet in English poetry during the Restoration period? Question number 3 says, which playwright wrote the comedy The Country Wife? Question number 4 says, which playwright wrote the tragic play
Venus preserved. Last but not the least, fifth question says, which female writer is recognized for her novel Orinoco, considered an early example of the novel form? So these were today's 5 questions. I hope you understood what I just taught. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये पूरा बनाने में प्रिपेयर करने में काफी मेहनत लगता है, तो डू नॉट गो विदाउट लीविंग योर फीडबैक. योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी बिकॉज इससे मुझे पता चलता है कि और बेहतर कैसे लेक्चर्स को बनाना है, क्या टॉपिक्स हैं जिन्हें इंक्लूड करना है, किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है. So if you found it helpful, then do like the video, subscribe to the channel, share it with your friends who are preparing, and do not forget to leave your feedback before leaving. अपना feedback comment section में जरूर दें. Thank you for today. We will soon meet in our next class.